वेलकम टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ योर ब्रिज कोर्स इन बॉटनी। आज पहला लेक्चर में हम कुछ ऐसा फंडामेंटल चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आपको क्लास 6 से 10 तक बहुत सारे लेवल पे आप पढ़ के आए होंगे इसके बारे में। दैट इज़ नथिंग बट सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो भी आप फंडामेंटल लर्न करेंगे आपको बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स जो कि बोथ एज वेल एज बॉटनी और जूलॉजी दोनों में भी आपको काम पे आएगा। सो इसकी फंडामेंटल्स को काफ़ी अच्छी तरह से लर्न करें और जब टाइम आएगा मैं आपको ये भी बताऊंगी थोड़ी बहुत एनसीईआरटी भी रीड करें। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट लेक्चर। सो पहला हम शुरू करेंगे विद द डेफिनीशन व्हाट इज़ अ सेल। सेल के बारे में अगर हम बात करते तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। दैट इज़ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी एक सेल है ना, क्योंकि इट इज़ अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की मतलब क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें बस एक ही सेल है और कुछ ज़्यादा नहीं है, पर उस एक ही सेल में सारे चीज़ें हैं उसकी सर्वाइवल के लिए, उसकी लाइफ के लिए जो कुछ भी लगता है वो सब उस एक ही सिंगल सेल के अंदर ही है ना। तो उसी तरह एक और कंपैरिजन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ आपकी केमिस्ट्री क्लास में आपकी टीचर आपको बताया होंगे एटम क्या है ना, अणु या कि एटम क्या होती है। एटम ये होता है इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट या कि स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ एनी मैटर, है ना। यही डेफिनेशन आप स्कूल डेज में सुन के आए होंगे एटम के बारे में। उसी तरह कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो, या कि काफ़ी बड़ा सा इसकी ह्यूमन हो। ह्यूमन इज अगेन एन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो दैट इज़ अ लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म। एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हो या कि बड़ा साइज की ह्यूमन हो, दोनों में भी सेल है, पर बैक्टीरिया में वो बनी हुई है कंप्लीटली एक ही सेल से, और एक ह्यूमन जो है लार्ज नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ एक सिंपल सी फैक्ट है। अडल्ट ह्यूमन, एक बड़ा सा इसकी जो बड़ा हुआ ह्यूमन जो है उसकी बॉडी जो है वो बनी हुई है करीब 7.2 ट्रिलियन सेल से। समझ आ रही कि नहीं, नॉट बिलियन नॉट मिलियन, इट्स ट्रिलियन सेल्स। सो कितनी सेल्स जोड़ के एक पूरा बॉडी को ह्यूमन की बनाई होगी, है ना। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ स्मॉल फैक्ट दैट आई वुड लाइक टू शेयर। अभी शुरू करते। जैसा मैंने एटम की कंपैरिजन आपको बताई थी, उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो सेल भी एक सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट ही एंटाइटी ही है, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट एंटाइटी जो है, एक फंडामेंटल यूनिट जो है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने मेंशन करी है इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट that is capable of independent existence. So cell is the smallest unit that is capable of independent existence. Independent existence मतलब क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया की एग्जांपल मैं आपको बताई थी, एक ही सेल है, पर वो एक ही सेल काफ़ी होता है ना उसको सर्वाइव करने के लिए, है ना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दैट कुड परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। उस एक छोटा सा बैक्टीरिया के अंदर सारे काम भी चलता है, जैसे कि एक बड़ा सा इसकी ह्यूमन की जो सेल है उसके अंदर जो भी काम होता है ना, उसी तरह और सारे काम वो एक छोटे सा बैक्टीरियल सेल के अंदर भी चलती है। सो दैट इज़ वाई it is the smallest unit that is capable of independent existence and can also perform all the essential functions of life. Okay, and one other interesting definition, ये definition जो है कि आपकी बुक में मिलता होगा क्लास 8-9 में शायद, इट इज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को क्या बोलते, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो बनाने के लिए एक सेल जो है एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बन जाता है। मतलब ये एक छोटा सा सेल है, सिंगल सेल। ओके, दिस इज अ सेल, ये एक सेल है। ऐसा
बहुत सारे सेल इकट्ठा होके बना देता है टिश्यू। क्या बना देता है? टिश्यू। एंड टिश्यू टुगेदर मिलके क्या बना देता है? ऑर्गन। ओके, सेल से बनता है टिश्यू और टिश्यू से बनती है ऑर्गन। जैसे कि हार्ट, लंग्स, ओके, उसी तरह ऑर्गन। सो दो तीन ऑर्गन मिलके क्या बना देता है? एक ऑर्गन सिस्टम को बना देता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो ये बना देता है ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम पूरा जोड़ के बनाता है एक ऑर्गेनिज्म को। एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म तक की ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ रही है ना यहाँ पे, राइट? तो ये ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर कौन देता है? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म बनी हुई है सेल से, राइट? सो दैट इज़ वाई वी कॉल सेल एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हार्ट की अगर हम बात करते तो ये हार्ट जो है काम कैसा करता है, क्या काम करती है? ये करता है कि ब्लड को पंप करता है, राइट? सो ये इसकी हार्ट जो ऑर्गन है, इसकी काम अगर होना है तो हार्ट में जितना भी टिश्यूज़ या कि जितना भी सेल्स जो है जिससे भी ये हार्ट बनी हुई है, वो हर एक सेल काम करना है ना, तभी तो ये हार्ट एक ऑर्गन काम कर पाएगा, तभी तो। एंड ये ऑर्गन सब मिलके जो ऑर्गन सिस्टम जो है वो भी तभी तो फंक्शन कर पाएगा। एंड ये ऑर्गन सिस्टम जोड़ के सब मिलके जो ऑर्गेनिज्म को बनी है वो भी तभी तो क्या कर पाएगा? फंक्शन कर पाएगा। सो ये एंटायर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर देता है सेल, एंड उसकी फंक्शन के लिए भी सबसे ज़रूरी क्या ही है? सेल ही है। ओके, सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी तक आपको सेल के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, सेल की बेसिक डेफिनेशन है क्या, राइट? सेल बायोलॉजी के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिमाग में ज़रूर आता होगा, राइट? दैट इज़ द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द ग्रेट मैन एंटन वॉन लीवेनहॉक। एंटन वॉन लीवेनहॉक कौन है? ही इज़ एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इनका क्या काम था? ही हैज़ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब आपको पता है ना कि द डिवाइस जिससे हम क्या करते, सेल को ऑब्जर्व करते हैं। सो इन्होंने माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किए थे, एंड साथ के साथ इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स को वो माइक्रोस्कोप की यूज़ करके उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटन वॉन लीवेनहॉक। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने जो माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किए उसको यूज़ करके उसकी उनसे इन्फ्लुएंस होके आगे जो आए थे, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने पहली बार एक सेल की स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है करके फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किए। ओके, इन्होंने किस में ऑब्जर्व किए? आपको पता है पुराने ज़माने में जो ग्लास बॉटल्स होते हैं ना, उसको बंद करने के लिए एक ढक्कन यूज़ करते हैं, एक वुड पीस की तरह रहता है ना? तो वो वुड पीस जो है इसको हम कहते हैं कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क। ओके, जो कि ढक्कन की तरह यूज़ किया जाता है ग्लास बॉटल्स को बंद करने के लिए। वो कॉर्क की स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? इट इज़ एक्चुअली डेड टिश्यू। प्लांट की जो प्लांट बॉडी की जो डेड टिश्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली डेड टिश्यू। सो उसमें उन्होंने जब वो कॉर्क टिश्यू को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए थे, उनको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आई। ये स्ट्रक्चर देखने में आपको कैसा लग रहा है? दिस इज अपियरिंग लाइक अ हनी कोम्ब। क्या है? हनी कोम्ब। हनी कोम्ब मतलब पता है ना आपको? मधुमक्खी की जो हुड रहता है ना, तो दैट इज़ व्हाट इज़ ए हनी कोम्ब। तो उसी की स्ट्रक्चर की तरह ये दिख रहा है ना, ठीक है? सो इस तरह का स्ट्रक्चर उनको नज़र आया। इन्होंने पहली बार सेल, ये जो टर्म है, इसको प्रपोज किए थे। इन्होंने यूज़ किए कि ये जो टर्म सेल, इट इज़ एक्चुअली लैटिन वर्ड कॉल्ड सेला। क्या है कि सेला एक लैटिन वर्ड है। ये सेला की मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट, या कि एक छोटे छोटे कमरे की तरह, है ना? देखो हर एक सेल जो है एक अलग अलग कंपार्टमेंट की तरह लग रही है ना। सो दैट इज़ वाई ही हैज़ नेम्ड देम एज सेल्स। ओके, सो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? पहली बार सेल की स्ट्रक्चर को इन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए थे। इसके बाद आता है तीन साइंटिस्ट, दैट इज मैथियस क्लीडेन,
ही इज़ अ बॉटनिस्ट, थियोडर स्वान, ही इज़ अ zoologist, एंड रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी मैं बताऊंगी बाद में। तो मैथिस क्लिल्डन, थियोडर स्वान, इन दोनों को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सेल थियरी बोला जाता है। मतलब सेल थियरी को इन दोनों ने ही पहले प्रपोज किए थे। एंड इस सेल थियरी में रुडोल्फ विर्चो का भी आइडिया इसमें ऐड किया गया बाद में। ओके, सो वो सेल थियरी है क्या वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो सेल थियरी क्या होता है, जैसे मैंने बताया मैथियस क्लिल्डन, आई होप यू रिमेंबर द नेम राइट, स्क्लिल्डन, ही इज़ अ बॉटनिस्ट। सो स्क्लिल्डन ने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किए, प्लांट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किए, स्टडी करके इन्होंने बताया ऑल द प्लांट्स, सारे प्लांट्स जो है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ओके, एंड उसके बाद आए थे थियोडर स्वान, राइट। स्वान ही इज अ zoologist, इन्होंने क्या किया, एनिमल बॉडी को स्टडी किए थे, स्टडी करके उन्होंने बताया कि एनिमल बॉडी भी प्लांट्स की तरह सेल से ही बनी हुई है, पर दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये रहा प्लांट सेल, ओके, एंड दिस इज द एनिमल सेल। ये प्लांट सेल जो है, इस प्लांट सेल की स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर डिफाइंड शेप है ना, क्योंकि इसमें सेल वॉल है। पर एनिमल सेल में क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, यही ये बेसिक डिफरेंस। सो ये प्लांट सेल है, मतलब सारे प्लांट बॉडी प्लांट सेल से ही बनी हुई है करके मैथिस क्लिल्डन ने बताया, एंड थियोडर स्वान ने बताया ऑल एनिमल बॉडी, सभी एनिमल बॉडी भी सेल से ही बनी हुई है, मतलब प्लांट की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर से ही बनी हुई है, पर इसमें क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ओके, सो इन दोनों ने मिलके जो प्रपोज किए थे, इसी को ही हम स्टडी करते सेल थियरी के नाम पे। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेल थियरी, दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जैसे कि प्लांट हो, एनिमल हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे ही बनी हुई है, सेल से ही बनी हुई है। ओके, एंड सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ये तो हमें पता ही है ना। सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेल ऑल्सो, सेल की बेसिक डेफिनेशन भी यही है। नेक्स्ट क्या है कि जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, थर्ड साइंटिस्ट उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन सेल थियरी में है करके, दैट इज रुडोल्फ विर्चो। तो विर्चो की क्या कहना था, यहाँ पे मैंने दिखाया एक मदर सेल, और ये मदर सेल से आ रहे दो डॉटर सेल्स, है ना, सही है कि नहीं। ये नया डॉटर सेल, न्यू डॉटर सेल की फॉर्मेशन होना है तो ये कहाँ से ही आया होगा, एक पहले से ही जो पहले से ही रह रहे मदर सेल, यहाँ से ही आया होगा। ओके, सो नया डॉटर सेल की फॉर्मेशन एक मदर सेल से ही होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द प्रपोजल ऑफ रुडोल्फ विर्चो। इसी को भी बाद में सेल थियरी में ऐड की गई है। सो द स्टेटमेंट बाय रुडोल्फ विर्चो इज न्यू सेल अराइसेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से ही जो ऑलरेडी सेल है वही सेल से ही नया सेल्स बनती है। ओके, सो दीज थ्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट टेनेट्स ऑफ सेल थियरी। सो दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल थियरी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सेल कंटाइन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन दैट इज पास ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या, ये जो पॉइंट्स 4, 5, 6, 7 मैंने जो मेंशन किया, इसको एग्जैक्टली सेल थियरी नहीं बोलते, बट दीज आर ऑल्सो सम अदर पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थियरी। सेल थियरी के नीचे इसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द स्टेटमेंट, सेल्स कंटाइन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करता है, हमारे पेरेंट्स की जो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, वो उनकी सेल के अंदर डीएनए जो है उसमें रहती है। उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में भी रहता है ना, हमारे अंदर भी रहती है ना। क्यों, क्योंकि ये जो डीएनए जो है, ठीक है, ये एक सेल से उसकी अगले जनरेशन में भी पाया जाता है। तो ये डीएनए की वजह से ही क्या होती है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम हमारे पेरेंटल जनरेशन से हमारे जनरेशन पर आती है। सो सेल कंटेंट्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट इज पास्ड ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग की मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन की यंग वन।
ओके, यंग वन। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। मतलब क्या होता है, सेल की शेप अलग अलग हो सकता है, पर जितना भी डिफरेंट डिफरेंट शेप की हो, पर सभी सेल की लगभग केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही होता है और उसकी काम भी मोर और लेस सेम ही होती है। ओके, सो सिंगल सेल की अगर बात करते तो सेल की फंक्शन और जिस तरह का वो काम करती है, जिस तरह की वो बनी हुई है, मोर और लेस सभी में एक ही जैसा ही होता है। दैट इज व्हाट इज दी ऑल सेल्स और बेसिकली अलाइक। मतलब क्या होता है, सेम इन दियर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है कि एनर्जी फ्लोज विद इन दी सेल्स। मतलब क्या, एक सेल के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो, अलग अलग तरह तरह की ऑर्गेनेलीज होते हैं। इन ऑर्गेनेलीज के बीच में क्या होता है, एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। ऑर्गेनेलीज के बीच में मॉलिक्यूल जो है कि ट्रैवल करता है, ओके, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। सो एक तरह का एनर्जी फ्लो क्या होता है, सेल के अंदर हमेशा चलता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लोज विद इन दी सेल्स। The next, the last statement is the activity of the organism is dependent on the total activity of the individual independent cells. इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको हार्ट एक जो ऑर्गन को लेके आपको बताई थी, है ना। एक पूरा ऑर्गेनिज्म की काम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो जिस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके जो ये ऑर्गेनिज्म को बनाया है, ठीक है, जैसे कि हार्ट हो, लंग्स हो, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ये ऑर्गेनिज्म को बनी है ना। ये ऑर्गन्स इन टर्न बना हुआ है सेल से, राइट। सो एक ऑर्गेनिज्म की टोटल एक्टिविटी, इसको हम द वर्क डन बाय द ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू द वर्क डन बाय all the individual cells in which the organism is made up of। इस organism जितने number of cells से बनी हुई है, उतने हर एक सेल की इंडिविजुअल जो वर्क डन होगा, दैट विल बी द वर्क डन बाय द ऑर्गेनिज्म। सो ऐसा लिख सकते हम, वर्क डन बाय ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू summation of work done by all the cells। ओके, सो आई होप सेल थियरी के बारे में जो भी हमने डिस्कस किए आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, राइट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ओके, यहाँ पे मैंने दो सेल्स यहाँ पे दिखाई, एक जो है कि स्मॉल साइज सेल और दूसरा सेल जो है थोड़ी सी बड़ा है ना, जिसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है। दिस इज अ स्मॉल साइज सेल एंड दिस इज दी लार्ज साइज सेल। ये दोनों सेल की साइज, एक का छोटा दूसरे की बड़ा है। आप एक चीज़ बताना, एक क्वेश्चन की आंसर बताना, स्मॉलर साइज सेल अच्छी तरह से काम करेगा या कि लार्ज साइज सेल अच्छी तरह से काम करेगा, कौन सी सेल बेटर काम कर सकता है, आपको क्या लग रहा है, लार्जर साइज सेल या कि स्मॉलर साइज सेल? मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आंसर अभी आया होगा, द आंसर इज लार्ज साइज सेल, राइट, क्योंकि सेल की साइज काफ़ी बड़ा है तो वो काम भी अच्छी तरह से कर सकता है ना। पर ये आंसर गलत है। सेल की साइज अगर बड़ा है तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि रीज़न क्या है यहाँ पे, जितना बड़ा है इसकी अंदर की एरिया भी बड़ा है ना, सो द एरिया इनसाइड द सेल इज ऑल्सो मोर। अगर इस सेल के अंदर एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो मान लेना इस सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है वो न्यूक्लियस तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? न्यूक्लियस तक पहुंचना है। तो ये मॉलिक्यूल को यहाँ से एंट्री करेगा, ये मॉलिक्यूल धीरे 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 उसको ट्रैवल करते करते जाना है और पहुंचना है अल्टीमेटली न्यूक्लियस में। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस मॉलिक्यूल इज क्वाइट लार्जर, क्योंकि अंदर की एरिया यहाँ पे ज़्यादा है। वेरस यहाँ पे स्मॉल साइज सेल के बारे में बात करते तो इसकी अंदर की एरिया जो है छोटा है ना। जैसे एरिया अगर इसकी कम है तो
सेम एक मॉलिक्यूल अंदर जब जाना है, न्यूक्लियस तक पहुंचना है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस मॉलिक्यूल इज कंपैरेटिवली लेसर, है ना। जब डिस्टेंस कवर्ड थोड़ी सी कम होगा, सारे ऑर्गेनेल्स आसपास में रहेंगे, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके मिलजुल के वो काम कर सकता है। इसलिए जो सेल की साइज स्मॉलर होता है ना, वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा रैदर देन दी लार्ज साइज सेल। ओके, सो दिस वन ऑफ द स्मॉल फैक्ट जो कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी। सो यहाँ पे डिफरेंट सेल साइज की साइज रेंज मैंने मेंशन किया है, जो कि आपको हेल्प करेगा। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते तो, दैट इज द प्लांट सेल या कि एनिमल सेल की बात करते तो इसकी एवरेज साइज होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर। प्लांट सेल की एवरेज साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर, एनिमल सेल्स की एवरेज साइज जो है कि 10 to 30 माइक्रोमीटर। ओके, इसकी यूनिट जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर। ओके, माइक्रोमीटर की मतलब क्या है, इन द रेंज ऑफ 10 to the power of -6। ओके, इतनी छोटा है उसकी साइज, तभी तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि द साइज रेंज जो है वो माइक्रोमीटर में है, इसलिए वो हम अपने आंखों से देख नहीं पाते, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लगती है। ओके, एंड मूविंग ऑन टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की साइज जो है बहुत ही छोटा है कंपेयर टू एनिमल सेल। इसकी साइज होती है कि 2 to 5 माइक्रोमीटर। एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल जो है कि 2 to 5 माइक्रोमीटर तक होता है। वन मोर एग्जाम्पल दैट इज ऑस्ट्रिच की बात करते तो ऑस्ट्रिच ये क्यों मेंशन किया, इट इज दी लार्जेस्ट सिंगल सेल। लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग जो है लार्जेस्ट सिंगल सेल, अगर आप मेजर करके देखते तो इसकी लेंथ जो है होता है कि करीब 15 सेंटीमीटर। कितना है कि 15 सेंटीमीटर। सो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल, क्योंकि एग जो है कि वो सिंगल सेल है, सो लार्जेस्ट सिंगल सेल जो है दैट इज दी ऑस्ट्रिच एग। एंड दिस इज जस्ट वन मोर एग्जाम्पल। एक हेन्स एग है ना, मुर्गी की अंडा जो होता है, वो कभी मेजर करके देखा आपने, इट वेरीज सम 6 to 6.5 सेंटीमीटर तक होती है। एंड वन मोर एग्जाम्पल, जैसा हमने डिस्कस किया यहाँ पे द लार्जेस्ट सिंगल सेल इज ऑस्ट्रिच एग, उसी तरह एक और एग्जाम्पल भी है दैट इज माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा अगेन दिस इज दी सिंगल सेलर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी इसकी साइज रेंज काफ़ी छोटा है। सो बैक्टीरिया का साइज रेंज अगर बात करते हैं तो 2 to 5 माइक्रोमीटर था, पर इसकी साइज रेंज बहुत ही छोटा है, दैट इज इट वेरीज अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, माइकोप्लाज्मा के बारे में और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन लेटर ऑन फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एंड मूविंग ऑन टू द साइज ऑफ द वायरसेस लाइक HIV एंड TMV, इसकी साइज रेंज की अगर बात करते तो इट इज़ इन दी नैनोमीटर रेंज। नैनोमीटर मतलब क्या होता है, 10 to the power of -9 मीटर। माइक्रोमीटर से भी छोटा रेंज है वायरसेस की, है ना। इसीलिए नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप जो हम यूज़ करते बैक्टीरिया को देखने के लिए या कि प्लांट या कि एनिमल सेल को देखने के लिए, वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप को हम यूज़ नहीं कर सकते वायरसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। सो वायरसेस को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जो कि यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे हमें। ओके, सो मूविंग ऑन टू वन अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज द सेल शेप। सेल्स जैसे डिफरेंट साइज हो सकता है इसकी, उसी तरह सेल्स की शेप भी अलग अलग हो सकती है। क्योंकि प्लांट सेल की बात करते तो इट इज़ ऑफ पॉलीगोनल शेप, राइट। एनिमल सेल की बात करते तो एग्जैक्टली प्रॉपर शेप तो नहीं है, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है, पर डिफरेंट एनिमल सेल जो है कि अलग अलग तरह के शेप्स में होते हैं, जैसा कि इट कुड बी ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, क्यूबॉइडल शेप भी हो सकता है, क्योंकि डिस्क शेप में हो सकता है। इसकी शेप के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, देयर इज ऑल्सो वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू दिस। क्या फैक्ट है, एक सेल है, उसकी साइज या कि उसकी शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी काम के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों या कि कैसे बात करते तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपको
RBC के बारे में पता होता है ना, दीज आर रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, दैट इज RBC। ये ब्लड सेल्स जो है इसकी शेप होती है सम डिस्क शेप या कि राउंड शेप या कि डिस्क शेप, ओके। इसकी शेप क्यों गोल है पता है? क्योंकि इसको ब्लड वेसल्स के अंदर जाना पड़ता है। ब्लड वेसल्स को हम कंसिडर करें एक ट्यूब की तरह, ओके, एक ट्यूब की तरह इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। इस ट्यूब में एक बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर रहेगा तो ठीक है, वो बहुत ही आसानी से घुस जाएगा ना, ठीक है, और अंदर इस ट्यूब के अंदर वो आसानी से जा भी सकता है। अगर रेड ब्लड सेल्स जो कि ब्लड सेल्स है, इसकी शेप मान लेना कि स्टार शेप में है, ओके, स्टार शेप में है, तो आप मान लो ये जो ब्लड वेसल्स या कि एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर आप मान लेना, इसमें आसानी से जा सकता है क्या? अटक जाएगा ना इसकी, है ना। सो ब्लड सेल्स जो है उसको ब्लड वेसल्स के अंदर जाने पड़ती है, ठीक है, इसीलिए इसकी शेप जो है थोड़ी डिस्क शेप में है, ताकि बहुत ही आसानी से वो जा पाए इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। सो इसकी शेप किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो जिस तरह का काम करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, सेल की साइज। लॉन्गेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज़ न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल की बात बोल रही हूँ मैं, सबसे लंबी सेल है नर्व सेल। एक न्यूरॉन या कि नर्व सेल की साइज जो है, इट इज़ ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर तक इसकी साइज है। इतनी लंबी क्यों है पता है? इसकी साइज मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, दिस इज अ रफ स्केच, ओके। इसमें एक एक्सटेंशन होती है और यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं और एंड में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में डिटेली आप ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास में पढ़ाई करेंगे, पर द वन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी, इसकी साइज़ कितना है? करीब 90 सेंटीमीटर। इतनी लंबी क्यों है? एक नर्व सेल या कि न्यूरॉन जो है इतनी लंबी क्यों है? क्योंकि ब्रेन से लेके जो भी सिग्नल आता है ना, उसको एंटायर बॉडी में उसको क्या करना पड़ता है? उस सिग्नल को पास ऑन करनी पड़ती है। सो इट पासेस दी सिग्नल इन दी बॉडी। तो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पे पास ऑन करना है तो ऑफकोर्स बॉडी जितना लंबा है, आई मीन जितना बड़ा है, लंबा है, वो थ्रू आउट द बॉडी तक उसकी क्या होनी चाहिए? वो न्यूरॉन्स जो सिग्नल को कैरी करके जाते हैं फ्रॉम द ब्रेन टू द हैंड या कि टू द लेग्स, एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी पड़ती है, उस सिग्नल को कैरी करके जाना पड़ता है, इसलिए इसकी साइज़ भी क्या है? काफ़ी लंबा है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमने आज थियोडोर स्वान, एक साइंटिस्ट की नाम आज हमने लिए, राइट, सेल थियोरी एंड उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें डिस्कस किए, राइट। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती हूँ, एक और फैक्ट बताती हूँ। ये न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है ना, तो इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में जो एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने बनाया और इसकी सराउंडिंग में एक कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स बनाए, है ना। सो इन सेल्स की नाम क्या है? स्वान सेल्स। क्या है? स्वान सेल्स। क्यों ये नाम आया था? क्योंकि थियोडोर स्वान ने इन सेल्स को डिस्कवर किए थे, इस तरह का स्ट्रक्चर को उन्होंने बताए थे, इस तरह का एक्सटेंशन है और इस तरह का प्रोटेक्टिव सेल्स है बोल के, इसलिए इस सेल को उनकी नाम रखा गया है। सो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज स्वान सेल्स, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट today's lecture. I hope you really understood some of the fundamental concepts in the cell, the basic unit of life. Thank you.